तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, जरा उस पर हम लोग नजर डालते हैं। तो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, 1D मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इक्वेशंस, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी हम शुरू करने वाले थे, स्टार्ट करने वाले थे। ठीक है, ये आपको एक सिंपल से क्वेश्चन लेकर के उसको शुरू कर रहे थे। तो कहां पर हमने छोड़ा था उसी क्वेश्चन पर हम वापस आ रहे हैं, और हमने आपको दिया था ये क्वेश्चन घर से करके लाने को। ये क्वेश्चन था कि मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑब्जर्व करिए 1, 2, 3 और 11 सेकेंड पर। तो जरा इसको समझ लेते हैं बढ़िया से, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड ना मैं आपको कुछ बहुत बढ़िया बातें बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। तो बात है ये कि सबसे पहली चीज, हमें इसका मोशन अगर देखना है 11 सेकेंड तक, तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको t इक्वल टू 0 लूंगा, तभी तो 11 सेकेंड बोल पाऊंगा। तो t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 2 देखने के पहले बच्चों हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार क्या साइन लिया जाए। स्टेप फॉलो करने वाली बात याद करें। सबसे पहले चूज ओरिजिन, तो हमने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन चूज कर लिया, और यही मैंने बोला भी था। ठीक है, इसके बाद किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव और किसी दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव। अब आपका मन क्या कह रहा है वो मैं अभी तो नहीं जान सकता, लेकिन जनरली मैं जो मन करता है बच्चों का क्लास में उसका उल्टा लेता हूं, जान करके, ये दिखाने के लिए कि कोई भी डायरेक्शन पॉजिटिव और कोई भी डायरेक्शन नेगेटिव लिया जा सकता है। ठीक है, फिलहाल मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं और अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से काम करना। तो बच्चों इनिशियल वेलोसिटी u की अगर बात करूं तो +50 होगी कि -50, तो अब समझ में आ गया है, -50 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मैंने ऊपर वाले डायरेक्शन को निगेटिव लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं, मुझे 1 सेकेंड बाद पार्टिकल कहां पर होगा ये पता लगाना है। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड। एक्सीलरेशन क्या पता है कि बिल्कुल पता है। मोशन अंडर ग्रेविटी, जब पार्टिकल हवा में होगा तो उस पर जो फोर्स लग रहा है वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई और फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों हमेशा डाउनवर्ड लगता है, या कभी कभी मूड खराब हो जाता है ऊपर भी लगने लगता है? हमेशा डाउनवर्ड लगता है। तो कितना माइनस साइन के साथ देखिए नीचे की ओर है तो प्लस होगा, और हम सिंप्लिसिटी के लिए 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 भी ले सकते थे। ठीक है, u हो गया, t हो गया, a हो गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें डिस्टेंस निकालनी है। ठीक, 4 चीजें के बारे में बात हो गई है, वो हमने लिख भी लिया। कौन सी चीज के बारे में ना तो बात हुई है और ना तो पूछा गया है और ना ही दिया गया है, वो है v। तो वो इक्वेशन जिसमें v अपीयर नहीं होता है वो इक्वेशन है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये है ओरिजिन। u की वैल्यू विद साइन रखेंगे तो ये आएगा s 50 इंटू टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड प्लस हाफ इंटू एक्सीलरेशन इज 10 और t स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आया बच्चों, जरा देख लेते हैं। तो ये आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो 55 मीटर, t इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक, अच्छा t इक्वल टू 2 सेकेंड पर देखा जाए। चलिए t इक्वल टू 2 पर देखते हैं। t इक्वल टू 2 पर s की वैल्यू आएगी 50 इंटू 2। ओ, एक गलती कर दी यार मैंने, ध्यान से देखो, बड़ी तगड़ी गलती की है यार। -50 होगा यार, ये -50 होगा। ठीक है, और ये आ जाएगा बच्चों -45 मीटर। ये गलती हो गई अपने से, है ना। -45 मीटर का अच्छा मतलब क्या है? नाउ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट इज -55 मीटर। हमने अब चेक करो, हमने किसको पॉजिटिव लिया था, तो हमने चेक किया, हमने डाउनवर्ड। t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर पार्टिकल कितनी हाइट पर आएगा, जब ये कैलकुलेट किया तो -45 मीटर आ रहा है। ठीक है, और -45 मीटर का मतलब हमने अगर नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो ऊपर वाला नेगेटिव होगा। अब आते हैं t इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड बाद पार्टिकल कहाँ होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी -50 प्लस मतलब इंटू 2 टाइम की वैल्यू हाफ 8 10। एक्सीलरेशन पॉजिटिव क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड है, ये कहना चाह रहा हूं। और 2 का स्क्वायर 4, तो ये आता है -100
प्लस 20 कितना आया बच्चों? ये आ रहा है -80 मीटर। तो इसके बाद पार्टिकल t इक्वल टू 2 सेकेंड पर बच्चों कहाँ होगा? यहां से 45 तो ये हो गया 35 मीटर। दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 80 मीटर, 80 मीटर। ठीक, इसी तरीके से t इक्वल टू हम लोग आगे बढ़े। अच्छा चलो, t इक्वल टू 3 सेकेंड पर देख लीजिए, फिर t इक्वल टू 4 पर देखिए, फिर t इक्वल टू 5 डालिए। डालते जाइए बच्चों, जरा जल्दी जल्दी से निकालिए फटाफट उसी इक्वेशन में। ये वाली इक्वेशन में मैं बता देता हूँ, -50t प्लस हाफ ए बोलो तो प्लस 10 इंटू टी स्क्वायर में t की वैल्यू आप लोग बस डालते जाइए, इतना करते जाइए और आंसर निकाल करके अभी वेरीफाई कर लीजिएगा। मैं सारे आंसर आपको बताऊंगा, ठीक है? तो सारे आंसर देखिएगा जरा ध्यान से। ये देखिए 45, 80, 105, 120, 125 t इक्वल टू 5 सेकेंड पर। ठीक है, अब इसके बाद देखें 6 पर फिर 120। अब जरा चेक करो, 125 आ गया था 5 पर, फिर 4 पर था 120, इसका मतलब 5 सेकेंड तक पहुंच गया, 125 तक पहुंच गया यहां पर। उसके बाद देखना वापस t इक्वल टू 6 पर वापस से कम होने लगा। दैट मीन्स 125 पहुंचने के बाद ये लौटना शुरू कर रहा है। 120, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर 10 सेकेंड पर 0, मतलब 10 सेकेंड पर जहां से चालू किया था वहीं पहुंच गया। फिर t इक्वल टू 11 पर -55। बच्चों यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो बिल्डिंग में यहाँ से फेंका गया है ये थोड़ा सा गड़बड़, कंफ्यूजन क्रिएटिंग है। आप ये मान लीजिए ये यहाँ से फेंका गया है, इस जगह से, इतनी हाइट से फेंका गया है, ना कि टॉप से फेंका गया है। इतनी हाइट से फेंका जाएगा तो ठीक रहेगा, आपको बात समझ में बेहतर आएगी। ठीक है, तो ऊपर गया और नीचे आ गया। ठीक, क्लियर है ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपने निकाली। अब मैं आपको ना एक ऐसा मेथड बताने जा रहा हूँ बच्चों, जो गैलीलियो फॉर्मूला। इससे आप इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे, बहुत जल्दी और बहुत आसानी से। क्या है गैलीलियो फॉर्मूला? फॉर u इक्वल टू 0, मतलब इफ पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, u इक्वल टू 0 का मतलब पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, एंड ए कांस्टेंट। ये जो है एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। युवराज ने सही बताया, ऑड नंबर रूल लगेगा। क्या है ऑड नंबर रूल? ये है कि अगर ऐसा है तो हर इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल विल बी इन ऑड रेशियो। मतलब ये s1 है, ये s2 है, ये s3, इक्वल टाइम इंटरवल में। ध्यान रख लीजिएगा, ये भी टीम है, ये भी टीम है, ये भी टीम है, ये भी टीम है। ठीक है, s4 है तो s1, s2, s3, s4, ये सारे के सारे 1:3:5:7 रेशियो में होंगे। ठीक है, इसका बहुत फायदा उठाया जा सकता है। कैसे? देखे जरा ये मैं फायदा उठाता कैसे हूं, उसके पहले थोड़ा सा समझिएगा। खासकर मोशन अंडर ग्रेविटी में मैं ये फायदा बहुत ज्यादा उठाता हूँ। वो कैसे, वो भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आपको मजा आने वाला है। जरा ध्यान से सुनिएगा, ये स्पेस खाली कर रहा हूँ, जगह नहीं मेरे पास। बच्चों, अगर मैं रेस्ट से छोड़ता हूं पार्टिकल को अंडर ग्रेविटी, मैं अगर रेस्ट से छोड़ता हूं पार्टिकल्स को u बराबर 0 से, तो पहले सेकेंड में 5, दूसरे सेकेंड में, पहले सेकेंड में 5 कैसे आया t बराबर 1 में? हाफ इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5। ठीक, अगले सेकेंड में आता है। अगला सेकेंड, अगर ये पहला 5 है तो अब ये वाली बात याद करो, ये 1 तो ये 3, यानी कि अगले सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे? अगले 1 सेकेंड में 15 मीटर। अच्छा, उसके अगले सेकेंड में बच्चों बोलो 25 मीटर, उसके अगले सेकेंड में बच्चों बोलो 35 मीटर,
एंड सो ऑन। इस तरीके से पार्टिकल अपनी डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। बहुत ही शानदार आज बात बताने जा रहा हूं। ये तो था गैलीलियोस फॉर्मूला। अब एक एम्बिसर फॉर्मूला भी है, बताता हूं, और वो ये कि हर एक कॉन्जिक्यूटिव सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड का डिफरेंस हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन के बराबर होता है। मतलब 15 और 5 का डिफरेंस चेक करिए, 10 है क्या? 25 और 15 का डिफरेंस चेक करिए, 10 है क्या? 35 और 25 का डिफरेंस चेक करिए, 10 है क्या? तो आप ऑड रेशियो नहीं भी याद रखते हैं तो भी काम चलता है। पहले वाला निकाल लीजिए और फिर 10 10 10 10 ऐड करते जाइए, हर एक सेकंड में आपको डिस्टेंस आ जाएगी। तो पहले में 5 होगी, अगले में 15 होगी, 15, फिर उसके नेक्स्ट में 25, फिर उसके नेक्स्ट में 35। ये 35 है बच्चों, स्टार्टिंग से नहीं है, हर एक सेकंड की डिस्टेंस बता रहा हूँ, ठीक है। प्लस एक सिग्निफिकेंस मैंने बताया था आपको बहुत पहले, अब दोनों को क्लब करके यूज करने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज 30 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये बच्चों कितने से फेंका है इसको? 30 मीटर पर सेकेंड से फेंका है। कितने से फेंका है? 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका है। फाइंड द टाइम व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 40 मीटर इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये कह रहा है वो टाइम बताइए जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो मैं कहा भाई देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि हम लोग इस क्वेश्चन को करने के लिए टाइम एक तो सॉल्व तो कर ही सकते हैं बच्चों, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को ना करके पूरी एनालिसिस करना चाहता हूँ। वो जरा ध्यान से सुनो। याद करिए मैंने आपको क्या बताया था, एक्सीलरेशन कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। दैट मीन्स अगर मैंने 30 मीटर पर सेकेंड से एक पार्टिकल को फेंका तो हर एक सेकेंड में, चूंकि ऊपर फेंका है तो हर एक सेकेंड में 10 10 10 कम होती जाएगी, ठीक है। तो 30 से फेंका तो बच्चों एक सेकंड बाद कितनी बचेगी वेलोसिटी? बोलो, 20 बचेगी कि नहीं? अच्छा, फिर एक सेकंड बाद कितनी बचेगी? 10 बचेगी कि नहीं? अच्छा, फिर अगले सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? 0। आज के बाद हमेशा यही काम करना है, कितने से भी फेंका हो आप तो 0 पर पहुंचो। कब पहुंचे? t बराबर 3 सेकंड पर पहुंचे कि नहीं पहुंचे? पहुंचे कि नहीं पहुंचे? अब उल्टा काम शुरू कर दो। तो पहले डिस्टेंस निकाल, ये वाली 5 थी, ये वाली 15 थी, और ये वाली 25 होगी ऑब्वियसली। अब आप पूरी एनालिसिस कर सकते हैं बच्चों, पता है कैसे? देखो, आने और जाने के सिमेट्री का यूज करो। एक सेकेंड में 25, 2 सेकेंड में +15, मतलब कितना? 40। आंसर आ गया, आगे बढ़िए। एक सेकेंड बाद बोलिए 45, फिर ये 3 सेकेंड पे हो गया, 4 सेकेंड पे फिर से 40, 5 सेकेंड पर फिर से कितना? 25, और 6 सेकेंड पर वापस 5 पर और 6 पर। तो मैं अब सारी बातें बता सकता हूँ। पार्टिकल 1 सेकेंड बाद कहाँ पर था? 25 पे। 2 सेकेंड बाद 25 + 15 40 पर। 3 सेकेंड बाद +5 45 पर। 4 सेकेंड बाद फिर से 40 पर। 5 सेकेंड बाद 25 पर, और 6 सेकेंड बाद वापस अपनी जगह पर। तो बच्चों बताओ पार्टिकल 40 पर कब कब था? तो मैंने कहा ये रहा 40। कब कब था बता दीजिए? 2 सेकेंड पर और 4 सेकेंड पर। तो आंसर है इस क्वेश्चन का 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। ठीक। अब हम बात ये करते हैं कि यहां से फाइंड द टाइम व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, मतलब एक बार नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पार्टिकल को फेंका है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अच्छा, अब पूछा 40 का डिस्प्लेसमेंट होगा। ध्यान से सुनना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर मेथड अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। पूछा जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में 40 मीटर डिस्प्लेसमेंट कब होगा, यही पूछा जा रहा है बच्चों, मतलब टाइम पूछा जा रहा है। एक्सेलरेशन किधर है? डाउनवर्ड। कितना है बच्चों? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब याद करो पिछली बार हमने किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था? डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया था। चलो इस बार अपवर्ड को पॉजिटिव लेता हूँ, ये दिखाने के लिए कि किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूँ। स्टेप नंबर 1 क्या था? चूज ओरिजिन। जनरली ओरिजिन इज द स्टार्टिंग पॉइंट, तो मैंने चूज कर लिया। नाउ कंसीडर वन डायरेक्शन एज पॉजिटिव, तो मैंने ऊपर वाले को पॉजिटिव ले लिया। अब मैं यू लिखता हूँ 30 + a - 10। डिस्प्लेसमेंट बोलो ऊपर +40,
टाइम पूछा जा रहा है, v की कोई बात नहीं की जा रही है। तो इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये इक्वेशन लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। ओहो, मेरी शक्ल के पास आ गई क्या ये इक्वेशन? हाँ, तो ये तो समझ में नहीं आएगी भाई, कोई बात नहीं, मैं ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। ऊपर इस आंसर को निकालने के लिए इसको हटा सकता हूँ, तो ऊपर लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है, ध्यान देना जरा। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ तक तो मुझे, यहाँ तक तो दिख रहा है ना बच्चों कि s इक्वल टू 40 लिया है मैंने और टाइम पूछा गया है। ठीक, यहाँ तक तो देख ही सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए, एक मिनट जरा, अजर वो लाइट बंद करते हैं। मेरे हिसाब से अब आपको दिख रहा होगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में मैं u की वैल्यू को रखूंगा +30, a की वैल्यू को -10 और s की वैल्यू को रखूंगा 40। तो रखकर देखें बच्चों, चलिए ऊपर देखते हैं। s की वैल्यू है 40 इक्वल टू यू टी, u है 30t, माइनस आ गया, बताओ क्यों माइनस आया? क्योंकि एक्सीलरेशन नेगेटिव है ना। तो ये आ गया 5, तो ये आ गया 5t स्क्वायर, 5 से डिवाइड हो जाएगा क्या पूरी इक्वेशन? बिल्कुल हो जाएगी। तो ये आ रहा है बच्चों t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 8 बराबर 0। जरा चेक करो सही लिखा है कि नहीं। 5t स्क्वायर को इधर लाऊंगा, 5 से डिवाइड करूंगा तो बचेगा t स्क्वायर, 30t को 5 से डिवाइड करूंगा तो बचेगा 6 और इधर लाऊंगा तो माइनस, 40 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 8 बचेगा। ठीक है, चलिए अब इसके फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। क्या लिखे फैक्टर में बताइए? t माइनस 4t, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 2t प्लस 8, काम बन जाएगा ना। चेक करो यहाँ से क्या आ रहा है, t इक्वल टू 2 एंड 4, वही आंसर आ रहा है जो हमने थोड़ी देर पहले गैलीलियो मेथड से निकाला था। मेरे हिसाब से मैं आपको समझा पाया हूँ बच्चों कि इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करना है। ठीक है ना। अब मैं आपको देता हूँ, थोड़ा समय दूंगा, आप उस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। ये क्वेश्चन तो हाँ, देखिए जरा ध्यान से। तो यहाँ पर देखो 40 मीटर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन दिया है बच्चों। तो मैं तो कह रहा हूँ अभी पहले उस मेथड से करते हैं। ठीक है, ऊपर की ओर बोलो कितना, u बराबर +30, प्लस माइनस बाद में डिसाइड करेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर है 40 मीटर और एक्सीलरेशन नीचे की ओर है कितना बोलो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बचपन से पता है ये बात। अच्छा चलो बोलो किसको पॉजिटिव लें, नीचे वाले को लें इस बार फिर से। चलिए नीचे वाला पॉजिटिव, तो u की वैल्यू हो गई -30, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो गई +40, एक्सीलरेशन की वैल्यू हो गई +10 और हमसे पूछा जा रहा है टाइम, तो t की वैल्यू पूछी जा रही है। तो शुरू करते हैं। s इक्वल टू 40 इक्वल टू -30t प्लस 5t स्क्वायर, क्योंकि हाफ इंटू 10 जो है 5 ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या इक्वेशन आती है, यहाँ से इक्वेशन आती है t स्क्वायर -6t -8 इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ से वो आसानी से आंसर वो वाला नहीं आएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो ये फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं अगर आप देखें, तो यहाँ पर हम कोई बात नहीं, श्रीधराचार्य यूज कर सकते हैं और वो है -b प्लस -b स्क्वायर -4ac, तो 36 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू कितनी आएगी, 6 प्लस माइनस √68 डिवाइडेड बाई 2। तो ये है आंसर। 40 मीटर अगर डाउनवर्ड पूछा जाता है हमसे, और वैसे भी हम देख सकते थे अपने वाले मेथड में कि ये परफेक्ट रूट नहीं आएगा बेटा, सही बात है। ये होगा 35, ये होगा 25, फिर होगा 5, हमने कितने से फेंका है, 30 से, तो 25, 15, 5, फिर नीचे आया 5, 15, 25, अगला वाला बोलो 35, उसका अगला वाला बोलो 45, इसका मतलब 40 तो कहीं नहीं आ रहा है,
40 कहीं नहीं आ रहा तो हमको इस मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, और वो हमने कर लिया और ये आंसर निकाल लिया। ठीक है, बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं और एक स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट सा वो जान लेते हैं। इफ अ पार्टिकल स्टार्ट्स विद इनिशियल वेलोसिटी u with constant acceleration and after some time its velocity become v, then average velocity of the particle for the same time is u average is v plus u by 2। ये इक्वेशन ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वेक्टर इक्वेशन है। कहां से आई? इस फॉर्मूले से, s इक्वल टू v प्लस u बाई 2 इंटू टी, याद है पांचवी इक्वेशन, वहां से बात आ गई। एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो टाइम को नीचे डिवाइड कर दीजिए, v प्लस यू बाई 2 बचेगा। क्यों भाई, ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई पार्टिकल चल रहा है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी u प्लस v बाई 2 होगी। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो ये, द वेलोसिटी विल बी अचीव्ड बाय द पार्टिकल एट मिड ऑफ द टाइम इंटरवल एट t बाई 2। मतलब यहाँ वेलोसिटी u है, यहाँ वेलोसिटी v है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम लगा t, तो t बाई 2 जब टाइम हुआ होगा, जब टाइम t बाई 2 होगा तो ये वेलोसिटी वाकई में अचीव होगी। मतलब एवरेज वेलोसिटी will be achieved by the particle at any time between u and v, and that time will be half of the total time, always, हमेशा। हाफ क्यों होगा सर, इसका क्या रीजन है, क्या आप ये बता सकते हैं? कि बिल्कुल बता सकते हैं, वो तो यहीं से ही समझ में आ जाएगा भाई, मिड पॉइंट ही होगा u प्लस वी बाई 2 की। कैसे सर, ऐसे कैसे हम मान लें कि टाइम का मिड पॉइंट ही होगा? मगर बिल्कुल सही बात है, कि वो कैसे देखें, जरा ध्यान से सुनना। वो इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि टाइम के मिड पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, ये निकाल लीजिए। तो t बराबर, पहले तो ध्यान से सुनिएगा, v माइनस यू बाई ए, v इक्वल टू यू प्लस 80 से आया, ठीक है। अब v डैश मान लेते हैं टाइम के मिड पॉइंट पर वेलोसिटी है, ठीक, तो क्या लिखूंगा? v डैश इक्वल टू यू प्लस 80 बाई 2। आगे बढ़िए, u प्लस a की वैल्यू a, t बाई 2 की वैल्यू v माइनस यू बाई 2a आ जाएगा। a से कैंसिल हो गया, चेक कर लीजिए, u प्लस v बाई 2 आ रहा है। तो वेलोसिटी एज मिड पॉइंट ऑफ द टाइम विल बी सेम एज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिटवीन दोज टू पॉइंट्स, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल है, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। अगर t बराबर 0 पर 10 मीटर पर सेकेंड है और t बराबर 4 पर 50 मीटर पर सेकेंड है, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन दिया है यार आपको मैंने। t इक्वल टू 2 सेकेंड मतलब टाइम का मिड पॉइंट हो गया, टाइम का मिड पॉइंट हो गया, इसका मतलब 10 प्लस 50 बाई 2, दैट मीन्स 60 बाई 2, दैट मीन्स 30 मीटर पर सेकेंड। हो गया, खत्म, बस। आगे बढ़ते हैं। We have already seen that the velocity of a particle moving with constant acceleration at time t by 2 and it is given by v plus u by 2. Now let's find the velocity of the particle at distance s by 2. मतलब सर, मतलब बता, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे बोलूं कि वही पुरानी वाली बात को रिपीट कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा चेंज है बच्चों, और वो ये कि एक पार्टिकल u से स्टार्ट करता है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, दिया नहीं है, बस मान लीजिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, s डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस s, इट्स वेलोसिटी बिकम v, ठीक है। फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट। मतलब जब डिस्प्लेसमेंट s बाई 2 होगा ना बच्चों, तो वेलोसिटी अगर मैं v डबल डैश मानता हूं या कुछ और मान लेता हूं, से s मान ले, या कोई भी मान लेते हैं, v1 मान लेता हूं, तो ये v1 की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहा हूं। चलिए एक बार आप बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ, पर ट्राई करिए, आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं और देखिएगा कैसे करता हूँ। तो सबसे पहली क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ, अगर ये डिस्टेंस s है बच्चों, तो मैं लिख सकता हूँ इसको v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। अच्छा, अब v1 वेलोसिटी मैंने मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस पे बोली है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ v1 स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as बाई 2, ठीक। ये 2as की वैल्यू यहाँ से उठा करके पुट कर देता हूँ, है ना। कितनी आएगी, यू स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो यहाँ से आता है v1 की वैल्यू रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2,
ये याद रखिएगा भाई, डिस्टेंस के मिड पॉइंट पर रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2 होता है, और टाइम के मिड पॉइंट पर v प्लस यू बाई 2 होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो फाइनली ये नोट कर लेते हैं, इफ अ पार्टिकल स्टार्ट्स विद इनिशियल वेलोसिटी u with constant acceleration and after covering a distance s its velocity become v, then velocity at a distance s by 2 from start is given by this। ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ये अब आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में यूज होती है, ऐसा मैंने देखा है, बहुत जबरदस्त यूज होती है, और वो है कि अगर बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, अगर कोई पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होता है विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन a1, ठीक है, एंड आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस इट अचीव्स मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, और उसके बाद ये वापस से बच्चों फिर से रिटार्ड करता है a2 एक्सीलरेशन से, t2 टाइम में s2 डिस्टेंस ट्रेवल करके फिर से रेस्ट पर आ जाता है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो हम इसके बारे में कुछ चीजें याद रख सकते हैं, और वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग क्लासेस बातें क्या है, जरा ध्यान से सुनना, और बहुत काम में आएंगी तुम्हारे, ये हमेशा ध्यान रखना, बहुत ज्यादा काम में आएगी। वो क्या है, ध्यान दीजिए जरा। S1 बाई S2 जो है और T1 बाई T2 है, उनका रेशियो एक्सेलरेशन का इनवर्स रेशियो होगा, अपोजिट रेशियो होगा। कैसे, देखो जरा कैसे। V मैक्स यहाँ पर V नॉट मान लेते हैं, ठीक है, तो इक्वेशन लिखेंगे V नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2a1 s1। अच्छा, और यहां से यहां तक के लिए क्या कहोगे, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी V नॉट होगी, तो यहां लिखोगे -2 a2 s2, क्योंकि यार a2 रिटार्डेशन है ना, तो यहाँ इक्वेशन आ जाएगी V नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2a2 s2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का अगर अपन रिलेट करें तो कह सकते हैं a1 s1 इक्वल टू a2 s2, दैट मीन्स s1 बाई s2 इक्वल टू a2 बाई a1, जस्ट उल्टा होगा कि नहीं होगा, ठीक। दूसरी बात, अब अगर मैं यही चीज टाइम के लिए सोचूं, v नॉट इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, v इक्वल टू u प्लस at फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो v नॉट इक्वल टू 0 प्लस a1 t1। अच्छा, अब आ जाओ यहां से यहां सेकंड वाले में फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल है v नॉट, एक्सीलरेशन नेगेटिव हो जाएगा -a2, अपोजिट हो गया ना बच्चों, ठीक है। तो यहां से आ गया v नॉट इक्वल टू a2 t2, तो फिर यहां से आई इक्वेशन क्या, a1 t1 इक्वल टू a2 t2, तो t1 बाई t2 इक्वल टू बोलो क्या आ रहा है, a2 बाई a1, अगेन इनवर्स रेशियो। कोई लोग कहते हैं सर हम पूरे में एक साथ क्यों नहीं लगा सकते इक्वेशन, बताए क्यों नहीं लगा सकते, शुरू से लेकर के आखिरी तक एक साथ इक्वेशन इसलिए नहीं लगा सकते, क्या हम ये कह सकते हैं कि यहां से यहां तक लगातार एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहा है, नहीं कह सकते, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, पहले ये था फिर बाद में ये हो गया, जबकि हमारी सारी, और दूसरी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, और हमारी इक्वेशन जो है 5 इक्वेशन जो हमने पढ़ी है बच्चों, वो केवल और केवल तभी वैलिड है व्हेन एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, इसलिए आप पूरे मोशन के लिए वो इक्वेशन डायरेक्ट नहीं लगा सकते, हमको मोशन को ब्रेक करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही शानदार चीज, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज। लेकिन उसके पहले आपको ये जानना होगा बच्चों कि स्लोप किसे कहते हैं, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है। तो स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पर डायग्राम में मैंने एक लाइन बनाई है, स्ट्रेट लाइन, ये ऐसी, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, क्या बना रही है, थीटा एंगल, और वाई एक्सिस पर जो कट कर रही है वो ये डिस्टेंस है c, ठीक। देन द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन किसे बोलेंगे, जो इस लाइन पर मौजूद, से ये है x1, y1, ये कोऑर्डिनेट है x2, y2, x1, y1 में भी यही रिलेशनशिप होगी, x2 और y2 में भी ये रिलेशनशिप फॉलो होगी, मतलब इस लाइन पर जितने भी कोऑर्डिनेट है ना, गारंटी है उनके x और y आपस में ऐसे ही रिलेट होंगे। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c, इस इक्वेशन में हम लोग m क्या है ये जान लेते हैं, m होता है स्लोप,
एम क्या होता है बच्चों? स्लोप, जो बराबर होता है किसके? टेन थीटा। ठीक है, और सी होता है वाई इंटरसेप्ट, मतलब वाई को जहां कट किया है वो ओरिजिन से डिस्टेंस। ठीक, क्लियर? स्लोप समझ में आया? स्लोप इज टेन थीटा वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका टेन टेन ट्रिग्नोमेट्री वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। नाउ ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, वो तो पढ़ ही रहे हैं, पता नहीं क्यों मैं दोबारा बोल रहा हूँ। नाउ द tan थीटा इज ग्रेटर देन 0 अगर है तो कहलाता है पॉजिटिव स्लोप। और ये कब होता है ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से? जब थीटा 0 से 90 के बीच में होता है। ये बात जान लीजिए, अगर आपको याद करनी पड़ रही है याद कर लीजिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जब आप बेसिक पढ़ेंगे तो ये बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। और वरना तो इतनी बात ही जान लीजिए, इससे भी पूरी फिजिक्स में काम चल जाएगा कि जब थीटा 90 से 0 होता है ना तो स्लोप पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स, ध्यान से सुनिएगा, ये सारी लाइंस का स्लोप, ये है, ये है, ये है, ये है, ऐसी है, हर लाइन का स्लोप पॉजिटिव है। कैसे? देखो जरा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, चेक करो ये एंगल 0 से 90 के बीच में है तो पॉजिटिव। लाइन ड्रॉ करो, ये 0 से 90 के बीच में है मतलब पॉजिटिव। यहाँ लाइन ड्रॉ करो एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये एंगल 0 से 90 के बीच में मतलब पॉजिटिव। यहाँ लाइन ड्रॉ करो पॉजिटिव, यहाँ लाइन ड्रॉ करो पॉजिटिव। समझना जरा मेरी बात को ध्यान से। क्या चीज? आगे की ओर झुकी हुई लाइनें, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ झुकी हुई लाइनों का स्लोप पॉजिटिव होता है, और इसी तरीके से पीछे की ओर झुकी हुई लाइनों का स्लोप नेगेटिव होता है। टेन थीटा नेगेटिव का मतलब स्लोप नेगेटिव, और थीटा आता है 0 से 90 के बीच में। ठीक है, तो देखना जरा ध्यान से, ये एंगल 90 से बड़ा, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं, तो ये लाइन, ये लाइन, ऐसी लाइन, ये तो कुछ ज्यादा हो गया, ऐसी लाइन, इन सब में जरा ध्यान से देखो, क्या एंगल एक्स एक्सिस से 90 से बड़ा आ रहा है? तो पीछे की ओर झुकी हुई लाइनों का स्लोप नेगेटिव और आगे की ओर झुकी हुई लाइनों का स्लोप पॉजिटिव। ये याद रखना है, बहुत आसान। ठीक, पहली बात, ये प्री रिक्विजिट है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन को समझने के लिए। नॉट दो स्पेशल केस, टेन थीटा इक्वल्स टू 0 अगर है तो थीटा 0 जीरो स्लोप कहलाता है, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस। ठीक है, और दूसरा वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का, उसमें टेन थीटा डिफाइंड नहीं होता, थीटा 90 होने पर स्लोप डिफाइंड ही नहीं कहलाता। कुछ लोग इसको इनफाइनाइट कह देते हैं, ऐसा ये लाइंस। जब भी टेन थीटा नॉट डिफाइंड आ जाए, मतलब 1/0 टाइप आ जाए, तब थीटा 90 होगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। सीकेंट की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, लेकिन फिर से बोल देता, अ लाइन दैट कट्स अ कर्व एट 2 और मोर पॉइंट्स, मतलब ये सीकेंट है भाई लोग, ये सीकेंट है, ये सीकेंट है। ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई ग्राफ है, ये कोई ग्राफ है, उसमें 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। ये है फंक्शन y, मतलब y बोले तो fx कोई फंक्शन है, y एज अ फंक्शन ऑफ x। याद है ना जब डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे तो ये बात अपन ने पढ़ी थी, है ना? तो ये कोई फंक्शन है। ठीक, अब इस फंक्शन में बच्चों क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मान लेते हैं ये पॉइंट है x1, y1, x2, y2, ये लीजिए x2, y2। ठीक है, ये 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। ठीक बच्चों, चलिए ये है सीकेंट। सबसे पहली बात तो इसे बोलते हैं सीकेंट, सीकेंट या सेकेंट कुछ भी बोलते हैं लोग। अब इसका स्लोप क्या है, मतलब अगर मैं इसको थीटा बोलता हूं तो टेन थीटा इसका स्लोप होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बच्चों, ये लेंथ x1 होगी अगर ये कोऑर्डिनेट x1, y1, और ये लेंथ x2 होगी, ये लेंथ x2 होगी, ये वाली लेंथ। ठीक, तो ये वाला आया डेल्टा x। ठीक है, और ये वाला आया डेल्टा y। उसी तरीके से ये आया डेल्टा। बच्चों 1 मिनट का मुझे समय दीजिएगा जरा। तो हाँ,
तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था ये है डेल्टा एक्स, ये है डेल्टा वाई, दिख रहा है आपको डेल्टा एक्स डेल्टा वाई दिख रहा है ना भाई। अच्छा, अब इस डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई में जरा ध्यान देना, ये डेल्टा वाई होगा क्योंकि ये वाला कोऑर्डिनेट y1 है, तो ये वाली डिस्टेंस y1 होगी बच्चों, और ये वाली डिस्टेंस y2 होगी, तो ये डेल्टा y का मतलब y2 माइनस y1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो टेन थीटा देखना जरा ध्यान से, इस ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल ए बी और सी दिख रहा है, इस ट्राइंगल को यहां बना देता हूं, इस ट्राइंगल में ये डेल्टा वाई है, ये डेल्टा एक्स है और ये थीटा है, तो बोलो टेन थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी बच्चों, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यही होगी ना। अब याद करो, आपको एक बात बताई थी मैंने, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो टेन थीटा की वैल्यू एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बोले तो डेल्टा y बाई डेल्टा x के बराबर होती है। याद करिए, मैंने कहा था दो रेट ऑफ चेंज होते हैं, एक होता है एवरेज, एक होता है इंस्टेंटेनियस, याद आया। एवरेज होता है डेल्टा y बाई डेल्टा x और इंस्टेंटेनियस होता है dy बाई dx, याद है ना। ये हो गया, इसका मतलब जिन दो पॉइंट पर सेकेंड कट कर रही, ध्यान से सुनना, जिन दो पॉइंट पर सेकेंड कट कर रही है वो उनके बीच का एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x देता है क्या, सेकेंड का स्लोप। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट देखते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट जरा ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्टिंग सी चीज है। देखिए, ये था सेकेंड का स्लोप, ठीक है, और याद है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कैसे निकाला था, याद दिलाता हूं, डेल्टा y बाई डेल्टा x में बच्चों लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो कर दो, डेल्टा x को बहुत छोटा कर दो, तो dy बाई dx बन जाता था। देखना जरा ध्यान से, ये है डेल्टा x, ये है डेल्टा x, इसको बहुत छोटा करना है, मतलब इन दो पॉइंट को बहुत पास पे लाना है किसी पॉइंट के पास, तो ये पास आ रहे हैं, देखो तेरा ये पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डेल्टा x छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा, और छोटा, इतना छोटा टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, तुम्हें नहीं लगता है टेंजेंट बन जाएगा जस्ट एक ही पॉइंट पर बनेगा ना टेंजेंट। अरे जैसे जैसे इसको इन डेल्टा x को छोटा करते जाओगे, जहां पर ये दो पॉइंट पर कट कर रही है, ये पॉइंट आपस में पास पास लाते जाओगे लाते जाओगे लाते जाओगे, तो बिल्कुल कर्व के बिल्कुल किनारे पर पहुंच जाओगे ना भाई, तो किसका स्लोप बन जाएगा, सीकेंट का ना बन के टेंजेंट का बन जाएगा। दैट मीन्स dy by dx at any point gives slope of secant at that point, मतलब ये कोई y एज अ फंक्शन ऑफ x है, यहां पर आपने कोई टेंजेंट ड्रॉ करी बच्चों, ये पॉइंट है x0 कॉमा y0, x0 कॉमा y0, ये वो पॉइंट है। अच्छा, ये एंगल है थीटा, ठीक है, ये एंगल थीटा है, टेन थीटा की वैल्यू ध्यान से सुनिएगा, dy वैल्यू ऑफ dy बाई dx एट x0 कॉमा y0, ये कर दीजिए, टेन थीटा की वैल्यू dy बाई dx एट x0 कॉमा y0, ये कर दीजिए, ठीक। तो इसका मतलब ध्यान से सुनिएगा, किसी भी इंस्टेंट पर मजा नहीं आ रहा, हाँ, तो किसी भी इंस्टेंट पर टेंजेंट का स्लोप उस इंस्टेंट पर dy बाई dx की वैल्यू बताता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब उसके आगे की कहानी समझते हैं। इफ dy बाई dx इन एनी इंटरवल इज पॉजिटिव, then in that interval function is called increasing because y
इंक्रीजेस एज x इंक्रीजेस। और dy बाई dx है क्या, पहले तो ये समझिएगा। ये है तो यही ना, लिमिट डेल्टा, बस छोटा डेल्टा x कर दिया है, बाकी है तो डेल्टा y बाई डेल्टा x ही। अगर ये पॉजिटिव है तो बताइए डेल्टा x बढ़ाने पर डेल्टा y बढ़ना चाहिए ना भाई, तभी तो पॉजिटिव होगा। तो अगर किसी इंटरवल में बच्चों स्लोप लगातार पॉजिटिव, याद करो स्लोप पॉजिटिव का मतलब क्या था, आगे की ओर झुकी हुई लाइनें अगर है तो बोला जाएगा फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दैट इंटरवल। ठीक, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी का उल्टा, अगर किसी में स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब पीछे की ओर झुकी हुई लाइन है, तो बोला जाएगा फंक्शन इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब x के बढ़ने पर y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। और पुराने वाले में x बढ़ाने पर y भी बढ़ रहा था, तो पुराने वाले में बोला जाता था फंक्शन इज इंक्रीजिंग, और नए वाले में बोला जाता फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नो व्हाट इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है जरा ये समझते हैं। नाउ द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव उसे कहते हैं बच्चों, जैसे कि मैंने कहा y इक्वल्स टू fx एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव निकालिए, तो आपने कहा dy बाई dx, और मान लीजिए इसका डेरिवेटिव आ गया gx। ठीक है, एक बंदे ने कहा सर मैं इसका फिर से डेरिवेटिव करना चाहता हूं। मैं कहा मतलब ये कि मैं dy बाई dx ऑफ y की जगह ना, y की जगह dy बाई dx लिखना चाहता हूं। इस सिंबल को लिखा जाता है d2y बाई dx2, इस सिंबल को, बस एक बार और डेरिवेटिव, और इसका नाम होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू बच्चों x। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या है वो अभी सामने आ जाता है। ठीक है, पहला वाला कहलाता था फर्स्ट डेरिवेटिव और दूसरा वाला सेकंड डेरिवेटिव। अच्छा, किसी ने एक बार और कर दिया तो डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब, ये वाला बीच में आता है, ये वाला लास्ट में आता है। और ये कौन सा ऑर्डर का होगा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल हो जाए, फाइंड फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो एक बार डिफरेंशिएट किया बच्चों तो आ गया 3x स्क्वायर। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो सिंबल को यूज करेंगे ऐसे, और ये नया क्वेश्चन है डेरिवेटिव का, 3 कांस्टेंट की तरह, x स्क्वायर का 2 इंटू एक्स मतलब 6x। ठीक, आगे बढ़ता है। nth ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट किया जाएगा dny बाई, यहाँ गड़बड़ है इसको सही कर लेते हैं, dny बाई dxa, ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, अब बच्चों मैं चाहता हूं आप लोग जो आज पढ़ाया है ढंग से पढ़ के आए। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, अपने दोस्तों को बताएं, सारे दोस्तों को। मैं फिर से कह रहा हूं बच्चों, अगर मैं फायदा देना चाह रहा हूं, मैं पूरी 11th-12th की फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जिनको जिनको अपने दोस्तों को जानते हैं सबको ये बात बताएं कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एक अच्छे लेवल की फिजिक्स सीखने को मिलेगी। पूरी 11th और 12th पूरी फिजिक्स करवाई जाएगी विद असाइनमेंट्स, विद क्विज। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में मैं मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताएं ताकि सभी लोग इस क्लास का बेनिफिट उठा सकें। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।